हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से जो जेके एसएसबी क्लास 4 का पेपर हुआ है 1 मार्च को पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहले हमेशा की तरह हम रीजनिंग के सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस आगे पीछे बट मैं आपको कवर करवाता जाऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, रीजनिंग का। यहाँ पर आपसे पूछा गया सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इस सीरीज़ में। देखो 0 से 6 तक गए हुए हैं, यहाँ पर इनके बीच में 6 का गैप आएगा। देखो इस तरह से लिखा गया ना, 0, 6, 20, 42 और 72। यहाँ पर क्या चल रहा है, 6 का गैप आ रहा है। यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, ये 14 का गैप है। ये कितना गैप आ रहा है इनके बीच में, 22 का गैप है। ये कितना गैप आ रहा है, 30 का गैप है। कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है। 6 में 8 ऐड करेंगे 14, 14 में 8 ऐड करेंगे 22, 22 में 8 ऐड करेंगे 30, 30 में 8 ऐड करेंगे 38, यानी कि 72 में आपको 38 ऐड करना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 110। डबल डिफरेंस वाली सीरीज थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी फिगर जो डिफरेंट आपको यहाँ पर वो बताना था। यहाँ पर देखो, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सभी क्वेश्चन में से क्रॉस देखने को मिल रहा है। ए फिगर में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में वैसे देखने को नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आज 2 बार आ गया। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग वाला 2 बार पूछा गया। अभी तक जो एग्जाम थे वहाँ पर सिर्फ एक ही बार पूछा गया है, बट आज यहाँ पर दो बार पूछा गया। और आज के एग्जाम की यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या था, बाकी एग्जाम में क्या था, जनरल अवेयरनेस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट रहता था, बट आज जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट बनाया गया था जब हम जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की बात करते हैं। बट रीजनिंग वगैरह ईजी थी, तो मैथ भी थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा इजी था, बेसिक लेवल का था, मॉडल लेवल तक का कह सकते हो। फिलहाल हम रीजनिंग पे फोकस करते हैं। डेलिब्रेशन की कोडिंग आपको बताना थी कि डेलिब्रेशन की कोडिंग यहाँ पर किस तरह से की जाएगी। डी की कोडिंग कैसे की गई है, ओ, जो ऑप्शन ओ से स्टार्ट हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। आगे चलते हैं, ई की कोडिंग कैसे की गई है, ई की कोडिंग की गई है क्यू, तो ई की कोडिंग क्यू है, ओ के बाद क्यू आएगा। ऑप्शन नंबर डी में वैसे देखने को मिल रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस फिगर में कौन सी फिगर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट शो कर रही है। यहाँ पर देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कैसी मूवमेंट हो रही है, इसके थर्ड ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज है, सी में भी एंटी क्लॉकवाइज, डी में भी एंटी क्लॉकवाइज, ए में भी एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ बी है जहाँ पे क्लॉकवाइज, इसका मतलब बी ऑप्शन अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड रुको, देखते हैं। ए में एंटी क्लॉकवाइज है, बी में क्लॉकवाइज है, बाकी देखते हैं। यहाँ पर कैसा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज घूम रहा है और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब बी और सी और डी में क्लॉकवाइज घूम रहा है और बी में भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सिर्फ ए है जहाँ पे क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। रमेश पुशेज हिज हैंड कार्ट 15 मीटर साउथ फ्रॉम द मार्केट। फिर यहाँ पे इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, क्योंकि कहा गया ना इन विच डायरेक्शन इज रमेश फ्रॉम द मार्केट। स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट रेफरेंस दिया गया है। रमेश पुशेज हिज हैंड कार्ट 50 मीटर साउथ फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से कहाँ जाता है वो, 50 मीटर साउथ की तरफ जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है, ही टेक्स अ यू टर्न लेता है और कार्ट को 25 मीटर तक लाता है। यू टर्न का मतलब क्या है, अगर कोई पर्सन यहाँ पर जा रहा है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा यू टर्न लेने के बाद, या कोई ऐसे जा रहा है, ऐसे हो जाएगा। यू टर्न का मतलब ये हुआ, ही टेक्स अ यू टर्न एंड पुशेज कार 25 मीटर्स, यानी कि यू टर्न लेगा तो साउथ से कहाँ पे आ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा। रमेश देन टेक्स अ राइट टर्न एंड पुशेज 30 मीटर, 30 मीटर लेता है, राइट टर्न लेता है। अब मुझे पता है अगर मैं डायरेक्शन बनाऊँ, ये नॉर्थ साइड हो जाएगी, ये साउथ साइड, ये ईस्ट साइड, ये वेस्ट साइड। वो कहाँ पर है, नॉर्थ साइड में है। नॉर्थ के तो राइट साइड जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, 30 ईस्ट में लिख दूंगा। कौन सी डायरेक्शन में, मार्केट से। अब हमें पता है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 50 साउथ 25 नॉर्थ, इनको सॉल्व करेंगे 25 और साउथ हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्शन बड़े बड़े लिखते हैं हम यहाँ पे, और 30 ईस्ट हमारे पास आ जाएगा। डायरेक्शन कौन सी आ गई, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आ गई है, और साउथ ईस्ट आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो आपको करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 26 की बात करते हैं। वर्टिब्रेट क्या है, फ्रॉग, तो इनवर्टिब्रेट क्या हो जाएगा, मीलवर्म, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर से कोडिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है वर्ल्ड की कोडिंग क्या रहेगी। वर्ल्ड की बात करें, डब्ल्यू की कोडिंग एच की गई है, एच तो हर जगह दिख रहा है। आगे ओ की कोडिंग की बात करते हैं, ओ की कोडिंग एम करी गई है, एच और एम ऑप्शन नंबर सी में भी है, ऑप्शन नंबर ए में भी है। आगे चेक करते हैं, यहाँ पर देखो ई की कोडिंग आर की कोडिंग करने की चेक जरूरत थी, क्योंकि दोनों जगह ई है। हम इस एल की कोडिंग चेक करते हैं। एल की कोडिंग यहाँ पर की गई है सी, और एल की कोडिंग सी कहाँ पे देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर ए में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्या कहा गया है, एक सेकंड रुक जाओ, ऐसे कर लेते हैं इसको सॉल्व। एक्स जो है वो ब्रदर है वाई का। एक्स कौन है, एक्स ब्रदर है, किसका ब्रदर है, वाई का ब्रदर है। और क्या कहा गया है, एंड सन ऑफ जेड, और जेड का बेटा है एक्स। ठीक है, जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू,
जेड किसका हस्बैंड है, जेड हस्बैंड है डब्लू का, हमने इस तरह से बना दिया, और ब्रदर है एस का, और जेड जो है वो एस का ब्रदर भी है। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन हु कैन बी द ब्रदर इन लॉ इन द ग्रुप। इस ग्रुप में पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर से डायग्राम सही बनाई है। एक्स ब्रदर था वाई का, और एक्स जो है वो सन था जेड का, जेड हस्बैंड है डब्लू का, जेड जो है वो हस्बैंड है डब्लू का, और बेटा है एम का। जेड किसका बेटा है, जेड जो है वो एम का बेटा है, ठीक है, और ब्रदर है एस का, ठीक है, हमने बना दिया। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कल भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था ना, कौन जो है वो ब्रदर इन लॉ होगा ग्रुप में। अब एक्स क्या ब्रदर इन लॉ हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि एक्स तो मेल है। क्या एस किसी का ब्रदर इन लॉ हो सकता है, एस का हमें जेंडर ही पता नहीं है। क्या डब्ल्यू किसी का, डब्ल्यू को भी जेंडर क्लियर नहीं है, एम का भी जेंडर क्लियर नहीं, इसका मतलब एक्स ही है जो किसी का ब्रदर इन लॉ हो सकता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 था, ये 28 था, 29 क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। 29 कहाँ पर है, 29 क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। अब देखो आपको कोई भी सेट था ना, क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, क्वेश्चन सेम ही यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको बताना था इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर कौन से लेटर ऐसा है जो कि साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब वो लेटर जो है इस ट्राइंगल में आना चाहिए, इस ट्राइंगल में वो आना चाहिए, बट वो आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो इसमें नहीं आना चाहिए, इस ट्राइंगल में आना चाहिए, बट इस ट्राइंगल में नहीं आना चाहिए। इस ट्राइंगल में क्या क्या आ रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ। इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल में ये एफ डी एल एच सब कुछ आ रहा है, बट वो इस वाले सेक्शन में नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब एफ ही ऐसा बचा है जो इसमें तो आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा, तो एफ आपके पास ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कौन इस सीरीज़ को कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पर कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर देखो, अगर अंदर वाली फिगर की बात करें, पहली फिगर में एक ही लाइन है, दूसरी फिगर में 3 लाइन है, फिर 5 लाइन है। अंदर वाली फिगर्स की बात करें, पहली फिगर में 1, फिर 3, फिर 5। यहाँ पे जो अंदर वाली फिगर उसमें 7 लाइन होनी चाहिए, है ना, 1, 3, 5, 7। 7 आपको ये तो यहाँ देखने को मिल रही है, तो यहाँ देखने को मिल रही है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं बाहर वाली फिगर की बात करें। पहले में 3 साइड्स हैं बाहर, दूसरे में 5 हैं, उसके बाद यहाँ पर कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहले 3, फिर 5, फिर 7, आगे 9 होने चाहिए, और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। 31 यहाँ पर आ जाएगा। टी का रिलेशनशिप कप से है, तो वाटर रिलेशनशिप किससे होगा। आपको पता है टी कप में डाली जाती है, तो वाटर किस में डाला जाएगा, इनमें से, इन चारों में से टैंक में डाला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो रीजनिंग जो बिल्कुल बेसिक लेवल की थी, किसी तरह की डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, 57 57 है, 46 46 35 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे फिगर सीरीज को कंप्लीट करना था। यहाँ पे कैसे करोगे आप, यहाँ पर देखो, यहाँ पे पैटर्न पहचानना पड़ेगा आपको। आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके अपोजिट में क्या है, इसके अपोजिट में ये है। यहाँ पे कितने सर्कल्स हैं, 3, 2, 5, और यहाँ पे 4 सर्कल हैं, मतलब 5 और 4 9 हो गए। अपोजिट पे 9 सर्कल चल रहे हैं। इसके अपोजिट में ये है, यहाँ पे 2 सर्कल हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 3, 3, 6, 1, 7। मतलब यहाँ पे अपोजिट का सम कितना चल रहा है, 9। इसका सम कितना चल रहा है, 9। इसका 9। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी 9 सम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे कितने सर्कल्स थे, 3, 3, 6 सर्कल यहाँ पर थे, तो यहाँ पे 3 सर्कल होने चाहिए थे। 3 सर्कल कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में। डिफरेंस क्या है, अगर हम इस अपोजिट पैटर्न की बात करें, एक साइड में 2 सर्कल ऐसे थे, एक लाइन लगी हुई थी, और यहाँ पर एक ही था। इनकी बात करें, यहाँ पे 2 सर्कल्स ऐसे थे, यहाँ पे लाइन लगी थी, यहाँ पर एक ही था। वैसे इसके अपोजिट की बात करें, 2 सर्कल ऐसे हैं जहाँ पे लाइन लगी है, इसका मतलब यहाँ पर एक ही होना चाहिए ऐसा वाला जहाँ पे लाइन लगी होगी। और वैसे कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन गायब हो गया, कहाँ पे था क्वेश्चन नंबर ये वाला हमारे पास। एक सेकंड रुक जाओ, वीडियो चल भी रही है ना, हाँ ठीक है चल रही है। हाँ ये लो क्वेश्चन, तो यानी कि सर्कल सेंटर में एक ही जगह से कहाँ पे देखने को मिल रहा था, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कितने क्वेश्चन हो गए, ये 33 तक पहुँच गए हैं हम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पर, वो ये आ गया। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज है, कोड लैंग्वेज की बात करें, मैनेज की जो कोडिंग है वो कैसे करी गई है, मैनेज की जो कोडिंग करी गई है वो GICPO करी गई है। देखो मैनेज की बात करें, MANAGE, मैनेज की कोडिंग कैसे करी गई है, GICPCO, इस तरह से करी गई है। आपको ना था स्ट्राइव की कोडिंग कैसे पैटर्न चल रहा है, M 13 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, +2 किया हुआ है। A फर्स्ट नंबर पे आता है, C थर्ड नंबर पे आता है, +2 किया हुआ है। समझ गए हो, फर्स्ट वाले का लास्ट रिलेशनशिप है, सेकंड का सेकंड लास्ट है, थर्ड का थर्ड लास्ट से, और +2 ऐड कर रहे हैं। S है, S 19 नंबर पे आता है, यहाँ पे लास्ट वाला वर्ड कौन सा होना चाहिए, जो 21 नंबर पे आता है, U। T 20 नंबर पे आता है, सेकंड लास्ट कौन सा होना चाहिए, 20 में ऐड कर लो टू 22 V आ जाएगा। तो लास्ट में V और U कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है, काव्या इज डॉटर ऑफ
प्यालीज फादर इन लॉज ओनली सन महेश। ऐसा क्वेश्चन कल भी आया हुआ था, सेम टू सेम इसी पैटर्न का था, नाम चेंज किए हुए हैं। काव्या कौन है, किसकी लड़की है, प्याली की बात करनी रही, प्याली इसके फादर इन लॉ मतलब इसके कोई हस्बैंड होंगे, फादर ये इसके हस्बैंड इन इसके फादर इन लॉ कौन हो जाएंगे, इसके फादर इन लॉ ये हो गए। उनका अकेले लड़का है, उसका नाम क्या है, महेश। उसकी लड़की कौन है, उसकी लड़की है काव्या। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, काव्या कौन है, प्याली के फादर इन लॉ के अकेले लड़के की लड़की है। अब आप बताओ प्याली जो है वो कैसे जुड़ी हुई है, काव्या से। प्याली का क्या रिलेशनशिप है काव्या से, तो प्याली जो है वो काव्या की मम्मी है ना, तो मदर ऑप्शन नंबर आपको सी देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया नेक्स्ट नंबर, आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने सीरीज आपके सामने चल रही है, नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा गया। यहाँ पर देखो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा, 42 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 294 आ जाएगा, 294 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 588। मतलब पहले 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये पैटर्न चल रहा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आर स्टार्ट्स वॉकिंग नॉर्थ, आर जो है वो नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट करता है, कुछ देर के बाद वो राइट साइड टर्न लेता है और वॉक करना था, फिर वो लेफ्ट साइड जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा मतलब लेफ्ट साइड उसकी फिर वॉक करता है, और आफ्टर वॉकिंग का डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर वो दोबारा से लेफ्ट साइड टर्न करता है। कौन सी डायरेक्शन में वो जा रहा है, डायरेक्शन कैसे होती है ना, ये वेस्ट ये ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 38 39 की बात कर लेते हैं। एस एंड आर, ये थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है एस एंड आर बोथ स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड इन द सेम डायरेक्शन। एस और आर जो हैं दोनों सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एस टर्न टू हर लेफ्ट, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, नहीं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए सॉल्व करवाने के लिए, मैं बोलता हूँ आप समझते रहना, ठीक है। एस और आर जो है सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। एस क्या करता है, अपने लेफ्ट साइड में टर्न करता है, एस जो है वो लेफ्ट साइड में टर्न कर रहा है, मैं मानता हूँ ये एस है, ये लेफ्ट साइड में टर्न कर रहा है, और आर जो है वो राइट साइड में टर्न कर रहा है। ये क्लियर हो गया, एस इस साइड वाला हो गया, आर इस साइड वाला हो गया। फिर उसके बाद क्या कहा गया, एस टर्न टू लेफ्ट एंड राइट टू आर टू हिज राइट, एस वॉक फॉर 5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन। एस जो है यहाँ पे कितने किलोमीटर तक चलाता है, 5 किलोमीटर तक चलता है। एस कितना चलता है, ये 5 मिनट लिख गया, एस 5 किलोमीटर तक चलता है। उसके बाद क्या कहा गया यहाँ पे, इन विच ही टर्न्ड एंड ऑन द अदर साइड आर स्टॉप फॉर सम टाइम एंड देन वॉकड ओनली 3 किलोमीटर। आर कितना चलता है, आर सिर्फ 3 किलोमीटर चलता है। एस जो 5 किलोमीटर जाता है और आर सिर्फ 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। एक बार फिर से डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, एस जो है 5 किलोमीटर जाता है ऐसे ही इस डायरेक्शन में, और आर जो है वो 3 किलोमीटर जाता है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। देन एस टर्न टू हर लेफ्ट, एस जो है अपने लेफ्ट साइड में टर्न करता है, यानी कि नीचे की तरफ एस टर्न करता है, और आर जो है आर राइट साइड, आर का भी राइट साइड कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, क्लॉकवाइज हमें घूमना है। देन दे वॉक 15 किलोमीटर, यानी कि एस जो है वो 15 किलोमीटर तक जाएगा, ऐसे करके 15 किलोमीटर तक जाएगा, और आर की अगर हम बात करते हैं, आर जो है वो 9 किलोमीटर तक जाएगा, आर 9 किलोमीटर तक आ गया, ठीक है। वट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एस एंड आर, एस मान लो यहाँ पर है, आर यहाँ पे पहुँच गए, इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या है आपको ये निकालना था। मतलब फिर से क्या हो गया, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो। अगर ये 9 है तो ये कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है 15 मीटर है ना। अगर ये डिस्टेंस 9 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 वाला डिस्टेंस हो जाएगा। ये पूरा कितना है 8, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपके पास ये वाली ट्रायंगल बच गई है, आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना था ना आपको, और ये आपको 9 दिया हुआ है, ये आपको 6 दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर बस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस तरह से कर सकते हो। ये 6 है और ये 8 है, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट में कर दो 100 आ जाएगा, 10 आ जाएगा आंसर सॉल्व करके, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या बताना था कि विच अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट्स दोज कैंडिडेट्स जो कि एजुकेटेड तो हैं कंप्यूटर्स में, जो एजुकेटेड तो हैं कंप्यूटर्स में, रूल्स रेगुलेशंस का भी पता है, बट ग्रेजुएट्स नहीं है। मतलब इस सर्कल वाले नहीं होने चाहिए, बाकी सब कुछ होने चाहिए। इस सर्कल वाले नहीं होने चाहिए, बट वो क्या होने चाहिए, वो कि दोनों होने चाहिए, कंप्यूटर में एजुकेटेड भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें डी लिखा गया वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपकी जो रीजनिंग है वो खत्म होती है। अब हम चलते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। देयर इज ए डेर्थ ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन दिस एरिया। अब यहाँ पे इसका डेर्थ का आपको एंटोनियम बताना, तो एंटोनियम इसका क्या हो जाएगा। देखो अगर आपको नहीं भी बताना मीनिंग आप इतना समझ सकते थे, शॉर्टेज का मतलब भी कम होता है, स्कर्सिटी का मतलब भी कमी होती है, तो दोनों सेम मतलब के ऑप्शन में आने नहीं चाहिए थे। इसका मतलब क्या हो गया कि शॉर्टेज तो हो नहीं सकता, इसका अपोजिट देखना पड़ेगा, तो प्लेंटीफुलनेस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
fill in the blanks with correct option. She had dash support, she had dash small supporting part in dash play. अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? She had a small supporting part in the play, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. अब यहाँ पर आगे आपको सिनोनिम बताना था. एक्सेसिबल का सिनोनिम आपको बताना था, वो क्या हो जाएगा? रीचेबल हो जाएगा ना, रीचेबल टू देयर फ्रेंड्स. आप सेंटेंस पढ़ के और मज़े से बता सकते थे. तो इंग्लिश में डिफिकल्ट नहीं पूछी गई, इंग्लिश में बेसिक पूछी गई है. इनविजिबल है, इसका सिनोनिम बताना था, सेम टू सेम अनसीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. इवन एज अ चाइल्ड आई नेवर लाइक्ड गोइंग टू डैश प्लेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइक गोइंग टू दैट प्लेस हो जाएगा ना. दीज प्लेसेस होता तो ठीक था, एंड प्लेस तो हो नहीं सकता, द प्लेस भी नहीं हो सकता, स्पेशल प्लेस बता ही नहीं है, तो दैट प्लेस बताने की कोशिश करा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं, यहाँ पर 45 हो गया. 46 की बात करते हैं. करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना था, टीचर इज डैश प्रोफेशन, ऑनरी प्रोफेशन, उसके ऊपर करेक्ट स्पेलिंग बताने थे ऑनरेबल. तो ऑनरेबल के करेक्ट स्पेलिंग कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. किड्स 12 एंड डैश कैन वॉच दिस मूवी, जो किड्स जो 12 साल के उससे ऊपर हैं वही इस मूवी को देख सकते हैं. किड्स 12 एंड अबव आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं. ये पैसेज है, मैंने इसको पैसेज को पढ़ा था, यहाँ पे इसके जो ऑप्शन मैं आपको वो बता रहा हूँ, आप जाके क्लैरिफाई कर लो, वेरीफाई कर लो, अपने आंसर कराते हैं. 48 क्वेश्चन की बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर चल रहा था वो ऑप्शन नंबर सी चल रहा था. कैन स्टूडेंट्स अप्लाई देयर नॉलेज लॉजिकली. 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा था. क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ रहा था. क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा था. 51 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा था. क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, 52 में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ रहा था. 53 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव को होते हैं जहाँ पे कमांड करते हो, रिक्वेस्ट वगैरह करते हो, वो वाले होते हैं ना. तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं. सेलेक्ट द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स इन द फिल इन द ब्लैंक आपसे पूछा गया. आई लाइक मैनी ऑफ द जोक्स ही मेक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बट नॉट डैश ऑफ देम आर गुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बट ऑल ऑफ देम आर गुड यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, मतलब इनमें सभी के सभी अच्छे नहीं थे बट मुझे हमेशा पसंद आते थे. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन. डैश चिल्ड्रन एंजॉय द स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड गॉडनेस ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको वर्ब यूज़ करना था. शी डैश अ कॉन्फिडेंट एड अ प्रैक्टिस स्पीकर. शी इज़ आ जाएगा ना, वर्ब तो आ नहीं सकता, तो यानी कि ए बी सी तीनों में से कोई ना कोई ठीक हो सकता है. शी इज़ अ कॉन्फिडेंट एंड प्रैक्टिस स्पीकर हु ऑलवेज डैश द ऑडियंस, जो हमेशा क्या करती है? इंप्रेस करती है ऑडियंस को, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा. जहाँ पर यहाँ पर हु ऑलवेज इम्प्रेसिज द ऑडियंस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, ठीक हो जाएगा. शी इज़ अ कॉन्फिडेंट एंड अ प्रेस्ड प्रैक्टिस स्पीकर हु ऑलवेज इम्प्रेसिज द ऑडियंस. हाँ, इम्प्रेसिज यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं. 56 को 57 की तरफ चलते हैं. चूज द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड. करेक्टली स्पेल्ड कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है. आई न्यू KNEW आ जाएगा. हिज एंगर डैश एज द सिचुएशन बिकम क्लियर. हिज एंगर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिज एंगर जो है वो डिसिपेट हो गया था. डिसिपेट मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला. यहाँ पे भी एक तरह से आप ऐसा सकते हो कि डिसिपेट के आपके स्पेलिंग पूछे जाते हैं बट वो तो हर जगह सेम था. एज द सिचुएशन बिकम क्लियर, बिकेम आगे ना, पास्ट की बात करें तो डिसिपेटेड यहाँ पर आ जाएगा. ये बाकी सब तो हो ही नहीं सकता था. आगे चलते 59 की बात करते हैं. इट्स डैश टाइम दैट यू एक्सेप्टेड योर मिस्टेक. इट्स डैश टाइम, ये डैश टाइम दैट यू एक्सेप्टेड योर मिस्टेक. अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना था आपको. इट्स इन टाइम हो सकता था या इट्स अबव टाइम हो सकता था. यहाँ पे दोनों में से करेक्ट आंसर आना था. यहाँ पे इट्स अबव टाइम आ जाएगा. आप उसको रियलाइज़ कर रहे हो उसको कि ये टाइम ज़्यादा, मतलब उसको रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो ना, उस सेंस में सोचोगे तो इट्स अबव टाइम आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, एंटोनियम बताना था आपको. देयर इज अ वेरी एंटाइसिंग डेल इन राजस्थान. इसका एंटोनियम करके बताना तो हिल हो जाएगा. इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. ये होगी रीजनिंग भी कंप्लीट. अब हम कर लेते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन वेरीफाई वगैरह. उसके बाद हम चलेंगे मैथमेटिक्स की तरफ. द हीट रिसीव्ड बाय पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए फायर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसफर. फायर के फ्रंट में है तो कंडक्शन, कन्वेक्शन तो टच वगैरह होता है. रेडिएशन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल डज नॉट टिपिकली बिलोंग टू केरला. कौन सा फेस्टिवल जो केरला को बिलोंग नहीं करता? तो यहाँ पर गुडी पड़वा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. सांची जो है किससे जुड़ा हुआ है? बुद्धा से जुड़ा हुआ ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. बेस्ट एक्टर कैटेगरी 66 नेशनल फिल्म अवार्ड जो किसे दिया गया यहाँ पे आपसे वो पूछा गया है. विकी कौशल एंड आयुष्मान खुराना करेक्ट आंसर हो जाएगा. विक्टोरिया मेमोरियल की बात करें, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह दी गई है, तो वो है कहाँ पर है? वो वेस्ट बंगाल में है. अभी इन 3 दिनों से क्या चला आपको जनरल अवेयरनेस में, खासकर लास्ट के 2 दिनों से आपको ना पूरे डेप्थ में बताया जा रहा है. जैसे होता था ना कि अपना डॉक्टर ऑफ लैब्स था, या इबर्ट बिल था, लिबर्ट बिल था, या इस तरह की चीज़ें. रॉबर्ट जो अपना क्या बोलते हैं, रॉलेट एक्ट वगैरह था. ये नहीं पूछते कि रॉलेट एक्ट कौन लाया था? लॉर्ड
ये बैटल ऑफ क्या बोलते हैं अपना डॉक्टर ऑफ लैब्स कौन लाया था, वो स्टेटमेंट पूरी क्लियर कर रहा है कि ये था क्या चीज़। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि आप लोग मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जब कि कंसेप्ट देखने की कोशिश करें, क्या इसको पता भी इस बारे में, हम इसको डॉक्टर ऑफ लैब्स डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, हम डॉक्टर ऑफ लैब्स की पूरी स्टेटमेंट देंगे, फिर इससे क्वेश्चन पूछेंगे घुमा के। तो मतलब ये कुछ समझ नहीं आएगा जनरल अवेयरनेस का पेपर किस तरह से सेट हुआ है। जहाँ तक मैं अपने लेवल पे बात करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक मैंने 3 पेपर को एनालाइज किया, मुझे लगा है हाँ रीजनिंग का लेवल अच्छा था, क्लास 4 वाला लेवल था। अगर हम इंग्लिश की बात करें, हाँ क्लास 4 वाला लेवल था, एक आध पैसेज को छोड़ दिया जाए जो पहले पेपर में आया था। बट पैसेज पे ऐसा तो भी तो नहीं बोल सकते कि पूरा पूरा 20 पेपर का आपको बच्चों वाला मिल जाएगा, बिल्कुल ईजी मिलेगा, उतनी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए। तो रीजनिंग से मैं सेटिस्फाइड हूँ, इंग्लिश में भी सेटिस्फाइड हूँ, मैथमेटिक्स की बात करें उससे भी हाँ काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। हाँ कि 15-16 क्वेश्चन ऐसे होते थे या फिर 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो कि क्लास 4 के लेवल तक के माने जा सकते हैं। बट हाँ उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपसे नहीं पूछे जाने चाहिए थे, वो पूछे गए। 4-5 क्वेश्चन हमेशा ऐसे रहे जो कि डिफिकल्ट ट्रैवल के रहे। बट जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की बात करूँ, उससे हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि कई सारे सेक्शंस ऐसे थे, जैसे कल्चर हो गया इंडिया का, जम्मू कश्मीर का पोर्शन हो गया, जम्मू कश्मीर का कल्चर हो गया, जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी हो गई। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाने चाहिए थे कि सिलेबस में मेंशन करेंगे, वो पूछे नहीं गए। और करंट अफेयर्स तुम 2 साल पहले के पूछ रहे हो, और जो भी पूछ तुम नेशनल का इंटरनेशनल लेवल तक भी जा रहे हो। ये चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। आगे चलते हैं, 66 क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर, 67 65 हो गया। 66 की बात करते हैं, लच्छा गुच्ची की बात करें, इसकी फॉर्म में सैफरन की फॉर्म में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 30 1947 की बात करें, किसे एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पपेट फॉर्म्स को मैच करना था, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में रहा, एक सेकंड रुक जाओ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद ही इसको मैच कर लेना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आईएसटी की बात करें, ये कौन सी, इट इज़ द एक्चुअल टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, आईएसटी के बारे में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पूछा गया है, तो मिर्ज़ापुर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में तो पढ़ा होगा, बेसिक सा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, जर्मन सिल्वर की बात करिए, किसका एलॉय है यहाँ पे, कॉपर जिंक निकल का है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इनेबल्ड था। अब यहाँ पर देखो, जैसे पूछा था ना, यहाँ पे रोलेट एक्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है, और आपसे पूछते कि ये एक्ट कौन सा था, ये रोलेट एक्ट था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, क्लास 4 के एग्जाम की बात करो या इस तरह के एग्जाम्स की बात करो, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली याद करते हैं रोलेट एक्ट आया कब था, उस टाइम पे वायसराय कौन था, या ये सब याद किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन वैसा पूछा ही नहीं गया जैसे कि पूछा जाना चाहिए था, यहाँ से अलग ही तरह का क्वेश्चन पूछ लिया है। जैसे कि मान के चलो कोई बच्चा है 10th क्लास का, वो सीबीएसई का पेपर देने जा रहा है, तो उससे वैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस तरह का बना के रखा हुआ है। टू बी एलिजिबल फॉर अर्जुन अवार्ड, अ स्पोर्ट्स पर्सन शुड हैव, अर्जुन अवार्ड के लिए कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उसकी परफॉर्मेंस वगैरह कितने साल तक सही रहनी चाहिए, 4 ईयर्स तक की परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता 2018 वाला, वो इंडिया ने जीता था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन, यहाँ पे डेफिशिएंसी विटामिन की के डेफिनेशन क्या होता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है ना, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच इज़ करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा, कौन सी रिवर पे कौन सा फॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, कौन सा जो है यूटी में नहीं है, जम्मू कश्मीर यूटी में नहीं है, वो हैमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में चला गया है, जे यूटी में नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 77 की बात करते हैं, यहाँ पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो कंपनी की पावर लेके किसके साथ चली गई थी, क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चली गई थी। अगर हम बात करें आदित्य L1 की बात करें, जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर गया था, इसका मेन पर्पज़ क्या था, सोलर कोरोना सन के बारे में स्टडी करना, सोलर कोरोना को स्टडी करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैनग्रोव वेजिटेशन की बात करें, वो कौन से स्टेट्स में प्रिवलेंट है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बारे में पूछा गया, तो वेस्ट बंगाल पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंटर ओलंपिक्स 2018 वाले जो हुए थे, वो कहाँ पर हुए थे, साउथ कोरिया में हुए थे। मकर संक्रांति जो है वो इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, मकर संक्रांति के बारे में बताया गया है कि ये फेस्टिवल हार्वेस्टिंग कहा जाता है ना इसे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुगल्स यूज टू गो टू पुंछ यूजिंग दिस रूट, मुगल जो इस रूट से पुंछ जाया करते थे, 7 स्टोरी डैम वगैरह भी बिल्ड करा था, ये कौन सी प्लेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर तोसा मैदान, यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। एल्टो की बात करते हैं, कौन सी स्टेटमेंट गलत है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो इजेशन जो है वो गलत है, इजेशन इज द रिमूवल ऑफ डाइजेस्टेड फूड, इजेशन में डाइजेस्टेड फूड को नहीं रिमूव करते हैं, वेस्ट फूड को रिमूव किया जाता है, बाकी सभी की सभी स्टेटमेंट सही है, सिर्फ सी वाली गलत थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम मार्क, ये केसरी अगर हम बात करें किसने स्टार्ट करता है, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टेनिस से कौन सा कप जुड़ा हुआ, डेविस कप जुड़ा हुआ है। आगे चलते कौन सा इनकरेक्टली मैच है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल में वॉशिंग सोडा नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कॉस्टिंग सोडा होता है। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स, वो कौन सा है, गुलमर्ग वाला होता है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2020 के अकॉर्डिंग बात करें, इंडियन डॉक्टर हु इज सर्विंग एज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सितंबर 2020 के अकॉर्डिंग की बात करें, कौन जो WHO का चीफ साइंटिस्ट की तरह जो सर्व कर रहा था, वो कौन, आपसे ये पूछा गया यहाँ पर।
डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल सिटी कौन से, मणिपुर की, मनी इंपॉर्टेंट है, इम्फल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये गोडान की बात करें, इसके अथर कौन है, प्रेमचंद ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये रमन मैग्से अवार्ड 2019 का किसे मिला था यहाँ पे आपसे वो पूछा गया है, तो रविश कुमार को मिला था। आगे बात करते हैं यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही, दोनों स्टेटमेंट सही थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। डिसइंफेक्टेंट के लिए से किसको यूज़ किया था, सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज़ किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एशियन 2018 के एशियन गेम्स, देखो 2018 का पूछ लिया है, 2018 के एशियन गेम्स की बात करें, राही सरनोबत की बात करें, ये कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए थे, शूटिंग से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पर यूटी जम्मू कश्मीर को लेकर, तो रबड़ी शॉल्स के बारे में बात करें, बाकी सभी यहाँ पर रबड़ी शॉल्स नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कोविड-19 से प्रोटेक्ट करने का बेस्ट वे क्या, ये ना वेयरिंग के मास्क वगैरह पहनो, वो सबसे बेस्ट चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की रीजनिंग में भी जनरल अवेयरनेस की बात करें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बट 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बेसिक लेवल के थे, बाकी सारे जो है डिफिकल्ट लेवल का था। लाइट ईयर के बारे में पूछा गया है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस सही है, ये भी सही है, यानी कि फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 98 की बात करें, आइडेंटिफाई द कैनाल, इस कैनाल के बारे में पूछा गया जो कि लेदर रिवर से पानी लेता है और इन जगहों को, सारी जगहों को जो भी बात करें उनकी इरिगेशन वगैरह करता है, इसका नाम क्या, इस कैनाल का नाम क्या है, तो मार्टन कैनाल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये कैसे क्वेश्चन पूछ ले भाई, जम्मू कश्मीर स्टेट, जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी से, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं बनते क्लास 4 के एग्जाम के लिए। क्लास 4 के एग्जाम के जो ग्रेजुएट का एग्जाम होता है ना, उनको भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, उनकी भी हालत ख़राब हो जाएगी, भाई ये क्या पूछ लिया हमसे, हमें तो इतना पढ़ा नहीं था, ये इस तरह का लेवल बना के रखा हुआ है। द कैपिटल सिटी ऑफ विच, सिंपल सी बात फंडा ये है कि यहाँ पे वैकेंसीज, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थी, इनको बच्चों को बाहर निकालना था और कोई तरीका था नहीं निकालने का, इसी तरीके से निकाल लेंगे। और एक काम ज़रूर करना, इसी जेके लेटेस्ट इन्फो चैनल पर आप जाओगे, कम्युनिटी का सेक्शन मिलेगा, उस कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोलिंग करवाने, वोट करवाने, कट ऑफ कितना रहने वाला है, वहाँ पर जितने भी मार्क्स का आपने पेपर किया है, नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड करने के बाद वहाँ पर क्लिक कर लेना। हम 2 तारीख की बात करें, 2 मार्च को एनालाइज करेंगे कि कितना कट ऑफ रहने वाला है। कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सिचुएटेड, हाँ इनमें से कौन सी कैपिटल सिटी जो है वो रिवर गंगा की बात करें, उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, उसके किनारे स्थित है। यूपी तो है ही है ना गंगा के किनारे, और कौन सा यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी है, बिहार भी है, सिर्फ असम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गंगा की ट्रिब्यूटरीज की भी यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 तो हो गया, 99 की बात करते हैं, 99 तो हम डिस्कस कर लिए, लास्ट की बात करते हैं। 1746 में हु अमंग द फॉलोइंग, किसने अटैक किया था फोर्ट विलियम को, उसको इम्प्रिजन जेल वगैरह डाल दिया था, वो कौन था, सिराजुद्दौला था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सिराजुद्दौला था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये होगा हमारा सेक्शन जनरल अवेयरनेस वाला भी। अब हम चलते हैं अपने मैथ वाले सेक्शन की तरफ और फिर मैथ को स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट की ब्रेक लेंगे, फिर मैथ स्टार्ट करेंगे। मैथ का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, तकरीबन कल के पेपर की बात करें तब भी फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अजीब से पूछा गया था, तो क्वेश्चन तो सिंपल था बट क्लास 4 के लेवल का नहीं था। तो आज की बात करें, आज भी वैसे पूछा गया, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन तो जो आपसे नहीं होते, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, ऑप्शंस की हेल्प से काम किया करो, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो कहा गया है, एक कार जो है इसको एक्स वाई के टर्म्स में भी कर सकते थे कि एक्स लेट करके, बट उस काम में ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना था, आराम से 10 से 15 मिनट इस क्वेश्चन को लग जाने थे आराम से, अगर वो एक्स वाई वाली अप्रोच करके यूज़ करते। अगर यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह यूज़ करते, जो ट्रिक्स वगैरह अगर आपको वो याद रहती थी, तो आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट में बड़े मज़े से कर सकते थे। बट यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड आता है, क्योंकि वो फार्मूला भूल गया, जैसे मुझे फार्मूला भूल गया, मैंने कब पढ़ाया था आपको 2-3 महीने पहले, उसके बाद से मैंने रिवाइज नहीं किया, तो फार्मूला मुझे भी याद नहीं है, तो उसको हम एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पे कहा गया, एक कार जो है 1/4 डिस्टेंस कवर करती है स्पीड से, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका हाफ स्पीड से और बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस स्पीड से कवर करती है। टोटल टाइम जो लगता है 10 घंटे का टाइम लगता है, बताओ एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। आपको एवरेज का फॉर्मूला पता ना क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम उसने आपको दिया हुआ है, ये 1/4 डिस्टेंस कवर कर रहा है, हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो टाइम का ही नहीं पता। टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, टोटल जो एवरेज स्पीड है, ये हम मान के चलते हैं कि एवरेज स्पीड क्या है, ऑप्शन नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट रहेगा। अगर 1 से ना आए फिर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया करना। हम पहले ऑप्शन नंबर 1 करते हैं। कल भी हमने एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते थे, परसों भी करे थे, ऑप्शन नंबर ए से सब कुछ काम चल रहा था, वहीं से सब कुछ आ रहा था। हम मानते हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम एवरेज वाला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम वाला, टोटल डिस्टेंस पर टोटल यूनिट टाइम। एवरेज स्पीड हमने मान ली कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर, इक्वल्स टू डिस्टेंस को एज इट इज़ रख देते हैं, टाइम टोटल कितना 10 घंटे का टाइम है। यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस हमें पता लगा 800 डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, 800 किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा है। क्लियर हो गया। अब आपको पता है 800 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया है, आपको पता है फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। जैसे टाइम निकालना चाहोगे, टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना है, 10 घंटे का टोटल टाइम लगता है। पहले इस सेक्शन की बात करेंगे। 1/4 डिस्टेंस कवर करता है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में।
यानी कि इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे 1/4 डिस्टेंस, टोटल 800 डिस्टेंस था ना, 800 किलोमीटर डिस्टेंस था, इसका 1/4 पार्ट कवर करता है, मतलब 200 किलोमीटर कवर करता है वो कितने टाइम पे, 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 2 घंटे का यहाँ पे टाइम लेता है। T1 आपको मिलेगा 2 आवर का टाइम। उसी तरीके से T1 आपने यहाँ से निकाल दिया, T2 आप यहाँ से निकाल दोगे, T3 आप यहाँ से निकाल दोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू टोटल टाइम कितना आपके पास, टोटल टाइम 10 है। अगर तीनों टाइम 10 के बराबर आते हैं, इसका मैं जो अपने एजम्पशन ली थी वो बिल्कुल सही है, और मैंने इसको सॉल्व करके देखा, इससे जो एजम्पशन मैंने ली थी वो बिल्कुल सही थी, बाकी सभी केसेस में नहीं आ रहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते थे। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। वाइल शफलिंग ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड। अब इस तरह के क्वेश्चन जो थे ना, हालांकि आपको मैंने वीडियोस में करवाए थे यहाँ पे परम्यूटेशन कम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस, बट परम्यूटेशन कम्बिनेशन के जो ऐसे क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के, वो क्लास 4 में नहीं पूछे जाने चाहिए। कहा गया वाइल शफलिंग अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर एक्सीडेंटली ड्रॉप। आप शफल करते हैं 52 कार्ड्स, डेक को शफल कर रहे थे, 2 कार्ड्स पे गिर जाते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मिसिंग कार्ड्स हैं वो अलग अलग कलर के होंगे। आपको पता है 52 कार्ड्स रहते हैं, इसमें 26 जो है रेड वाले होते हैं और 26 जो है ब्लैक वाले होते हैं। अब आपको क्या कहा गया है कि 2 कार्ड्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए, जो मिसिंग कार्ड्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए। डिफरेंट कलर्स के मतलब अब एक कार्ड आपका रेड होना चाहिए, एक कार्ड आपका ब्लैक होना चाहिए, ये रहेगा आपके पास, ठीक है। यानी कि एक कार्ड जो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 26C1 मल्टीप्लाइड बाई एक कार्ड आपके पास कौन सा होना चाहिए, ब्लैक वाला होना चाहिए, 26C1। इस तरह से निकल जाएगा। एक ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी, एक रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, डिवाइड बाय टोटल 52 में से कितने कार्ड आपको सेलेक्ट करने हैं, 52C, टोटल 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके फेवर में केसेस कितने हो गए। अब इस फैक्टोरियल फंडे को सॉल्व करोगे, आपको लास्ट में आंसर कितना आ जाएगा, 26/51 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ गए हो, ये फैक्टोरियल वगैरह आपको प्रोबेबिलिटी का जो सेकंड पार्ट था ना, प्रोबेबिलिटी की जो वीडियो थी, 2 वीडियोस बनी थी प्रोबेबिलिटी की, उसका सेकंड वाला पार्ट था, वहाँ पे आपको समझाया गया था सारे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं बोले। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। एक पैरेललोग्राम है, उसके साइड्स में 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, मतलब ये पैरेललोग्राम में मान के चलते हैं, इसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर हैं और 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। कहा अगर डिस्टेंस जो है लॉन्गर साइड्स ये वाली हैं, इनके बीच का डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है, तो बताओ शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। हम मानते हैं जो शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस है वो x किलोमीटर x सेंटीमीटर का है, ठीक है। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। अगर हम पहले बेस एरिया निकालें, A1 निकालें, मतलब इसको बेस मान के चलें, तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, बेस 5 सेंटीमीटर ही है, इंटू हाइट कितने दिए 2 दी हुई है, तो 5 × 2 10 हमारे पास आ जाएगा। पहले केस में एरिया हमारे पास 10 आ गया। पहले केस में हमारे पास एरिया कितना आ गया था, पहले केस में हमारे पास एरिया 10 आ गया। फिगर हमारे सामने इस तरह की थी 5 5 4 4। अब हम मान के चलते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस जो ये पूछा गया शॉर्टेस्ट के बीच का डिस्टेंस, हम मान के चलते हैं x हो जाएगा। यहाँ पे एरिया निकलने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया को बेस इंटू हाइट, बेस के हमारे पास 4 हम बेस मान के चल रहे हैं, हाइट क्या हो जाएगी x, यानी कि एरिया हो जाएगा 4x। दोनों एरियाज को इक्वेट कर सकते हैं, 10 को हम 4x से इक्वेट कर सकते हैं, तो x हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/4 आ जाएगा, मतलब 2.5 आ जाएगा। 2.5 आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा था, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फिर से प्रोबेबिलिटी का परम्यूटेशन वाला क्वेश्चन आ गया है। ए टीम ऑफ 4 म्यूजिशियंस इज टू बी चूजन एट अ रैंडम आउट ऑफ 3 बॉयज 2 गर्ल्स एंड 4 चिल्ड्रन। कितने टीम सेलेक्ट करनी है, 4 म्यूजिशियन की टीम सेलेक्ट करनी है, कितने में से 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स चाइल्ड, टोटल कितने हो गए 9 में से आपको 4 सेलेक्ट करने, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो आपके सामने ये आ गया, डिवाइड में आ गए। ऊपर के आपके फेवर में क्या है, हमारे फेवर में क्या आपसे ये पूछा गया है, हमारे फेवर में है कि 4 में से जो है एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी चिल्ड्रन, उनमें से 2 जो हैं वो चिल्ड्रन होने चाहिए, आपको ये बोला गया है। हमारे फेवर में क्या है, 2 जो हैं वो चिल्ड्रन, एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी चिल्ड्रन। अगर 2 चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 4 में से 2 तो चिल्ड्रन होने चाहिए, इतना तो आपको बोला गया। तो एक तो आपके पास केस ये वाला बन जाएगा कि 4 आउट ऑफ देम आर चिल्ड्रन, एग्जैक्टली 2 ऑफ देम चिल्ड्रन। और दूसरा क्या कहा गया है, अब देखो 4 सेलेक्ट करना है, 4 में से 2 तो चिल्ड्रन हो गए, बाकी 2 क्या हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, यानी कि बाकी 2 आपको इनमें से सेलेक्ट करने हैं। तो 5 में से 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स, मतलब 5 में से आपको 2 बच्चे और सेलेक्ट करने हैं। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा 10/21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे बोला गया कार्ड जो निकाला गया डेक 52 कार्ड से क्या प्रोबेबिलिटी है वो हर्ट होगा डायमंड होगा। पता है हर्ट भी 13 होते हैं, डायमंड भी 13 होते हैं, यानी कि 26/52 आपके पास आंसर आ जाएगा। टोटल 52 हो गए, तो 1/2 आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। एवरेज मार्क्स की बात करें, 25 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने थे फिजिक्स में, इसको जूम आउट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे कल करवाए थे ना वैसे ही कर सकते हो। एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले केस की बात करें, 25 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, उनके फिजिक्स में एवरेज मार्क्स कितना गए 20, एवरेज मार्क्स कितने 20, सम का आपको पता नहीं, स्टूडेंट्स कितने 25,
ठीक है। यहाँ से सम आपके पास कितना आ जाएगा, पहले केस में आपके पास सम यहाँ पे 20 to 25 होगा तो 500 आपके पास टोटल सम आ जाएगा जितने भी बच्चे थे उनका। अब सेकंड केस की बात करते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ पहले 12 स्टूडेंट, जो पहले 12 स्टूडेंट थे उनका एवरेज मार्क्स 16 था। पहले केस में होगा 16 इक्वल टू सम डिवाइड बाय 12। यहाँ से आप सम कैलकुलेट करोगे तो सम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 192। इस केस में 192 सम आ जाएगा। सेकंड केस की बात करें, लास्ट 12 स्टूडेंट की एवरेज 24 थी। लास्ट 12 की एवरेज जो है वो 24 थी। 12 स्टूडेंट की एवरेज कितनी थी, 24 थी। इनको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से सम आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 288 आ जाएगा। ठीक है, पहले 12 की ये सम आ गया, लास्ट के 12 का ये सम आ गया। आपको 13वें का पूछा हुआ था ना। अब ऑब्वियसली बात है टोटल स्टूडेंट का सम 500 था। 500 में से ये वाले 12 स्टूडेंट और ये वाले 12 स्टूडेंट का सम माइनस कर दो और जो बचेगा 13वें बचेगा तो माइनस करने में 20 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट परसेंटेज इक्वल टू द फ्रैक्शन 7/8। 7/8 को सिंपल परसेंट में कन्वर्ट करना था, 7/8 मल्टीप्लाई बाय 100 करना था, तो 87.5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए सम ऑफ मनी इज टू डिवाइड अमंग थ्री मैन ए बी एंड सी। 3 लड़के हैं, 3 मैन हैं ए बी सी, उन पर आपको डिवाइड कितने तो कुछ मनी है वो डिवाइड करें 2:5:7 की रेशो में। अगर सी को 400 रुपये जो है ज़्यादा मिलते हैं बी से, तो बताओ बी का शेयर कितना हो जाएगा। हम यहाँ पे मानते हैं कि टोटल मनी जो है x रुपीज़ से, हम ये मान के चलते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। हम मान के चलते हैं कि जो टोटल मनी थी वो x रुपये की टोटल मनी थी। 2 को कितना मिलेगा, 2 डिवाइड बाई तीनों को ऐड करो, 7 5 12 तो 14, 2/14 शेयर हो जाएगा a का, b का शेयर हो जाएगा 5/14 और c का शेयर हो जाएगा 7/14। इतना तो क्लियर होगा, तीनों की रेशो में समझ आ गया है। 2/14, 5/14, 7/14। कहा गया इफ़ सी गेट्स 400 रुपये ज़्यादा लेता है। अगर सी को 400 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, मतलब कि सी को 400 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं बी से। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 400 का डिफरेंस आ रहा है। 7/14 ऑफ एक्स, मतलब टोटल में से टोटल जो सी को मिल रहा है माइनस 5/14 ऑफ एक्स, टोटल जो बी को मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 400 का डिफरेंस आ रहा है। समझ रहे हो, जो इसको मिल रहा है टोटल का माइनस जो इसको मिल रहा है टोटल का, उन दोनों के बीच का गैप कितना है, 400 का गैप आ रहा है। यहाँ से आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ऐसे करने पे जो x की वैल्यू आती है वो आती है आपके पास कुछ 2800 करके कुछ ऐसे x की वैल्यू आ रही थी। जब आपको पास x की वैल्यू ये आ गई तो b की वैल्यू क्या थी, 5/14 इंटू एक्स, तो x वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी थी, तो b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाती 1000। तो ऑप्शन नंबर 1000 ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट चल रहा है। क्लियर हो रहा है क्या कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको तीनों की रेशो निकालनी थी, टोटल क्वांटिटी x मान ली, आगे जो आपको बताया वैसे आपको सॉल्व करना था। इसको व्हाइट बोर्ड में नहीं करवा पा रहा, इसलिए थोड़ा इसको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इफ़ ए पर्सन कंप्लीट 3/4 वर्क एक पर्सन जो है वो कंप्लीट करता है कितने दिनों में, 9 डेज में कंप्लीट करता है। तो 1 यूनिट वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 9/4 इंटू 3 यूनिट में काम करेगा। 1 वर्क जो यहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्व करके आ जाएगा। अगर 1 यूनिट वर्क बच गया तो बाकी आपसे क्या पूछा गया है, 3/4 इतने दिनों में करता है, तो बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है, बाकी रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा, 1/4 रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा ना। तो 1 यूनिट काम इतने दिनों में करता है तो 1/4 कितने में करेगा, जो भी आंसर है उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर 3 डेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, ये फिर से कल ऐसा क्वेश्चन करवाया था। 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले की बात करें, महिमा जो है 3 टाइम बड़ी थी। महिमा की मदर, ये महिमा आ गई, ये महिमा की मदर आ गई। ठीक है, 6 साल पहले क्या था, महिमा जो 3 टाइम्स ओल्ड थी। महिमा की मदर 3 गुना बड़ी थी ना, अगर ये 1 है तो ये 3 हो जाएगी। 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, महिमा की माँ डबल हो जाएगी, ये 1 ही रहेगी। डिफरेंस कभी सेम आ रहा है क्या, नहीं डिफरेंस सेम आ रहा है ना। यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। रेशो बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 1 से मल्टीप्लाई 1, इसको 3 से 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का गैप आ रहा था, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4। अब गैप कितना आ रहा है, 1 का। ये 1 का गैप किसके कारण आ रहा है, 1 रेशो का गैप किसके कारण आ रहा है, इस 11 रेशो के कारण आ रहा है। अगर 1:11 के बराबर है, ये 3:33 के बराबर हो जाएगा। 3:33 के बराबर हो गया तो आपको 6 साल बाद की, 6 साल पहले की रेशो थी ना ये वाली, तो प्रेजेंट एज की बात करें, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 33 में 6 ऐड करना पड़ेगा, 39 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इन अ मैथ्स देयर वर 40 इनमेट्स, एक मैथ्स की बात करें वहाँ पे 40 स्टूडेंट्स कह सकते हो। एज 5 मोर हैव ज्वाइंड, अगर 5 और ज्वाइन करते हैं, जो खर्चा होता है एवरेज वगैरह वो 1 रुपये से कम हो जाता है। लेकिन जो टोटल एक्सपेंस है, एवरेज एक्सपेंस 1 रुपये कम हो जाता है, बट टोटल एक्सपेंस जो 55 रुपीज़ बढ़ जाता है। बताओ इनिशियल एक्सपेंस कितना था, मैथ्स कप से वो पूछा गया। हम मान के चलते कि इनिशियल जो एक्सपेंस था वो x रुपीज़ था। तो स्टार्टिंग में था एवरेज का फॉर्मूला पता ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम मानते हैं कि इनिशियल जो खर्च वगैरह रहता था वो इतना रहता था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स इनिशियली कितने थे, 40 थे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनिशियली ये था, फाइनल में आपको ये बता दिया। फाइनल की बात करेंगे क्या होता है, फाइनल में यहाँ पे 55 रुपीज़ का खर्च बढ़ जाता है। एक्स तो पहले ही था, 55 और खर्च बढ़ गया, बट क्यों, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स पहले थे, 5 उसमें और आ गए तो 45 आ गए। इतना क्लियर हो गया।
ये माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का जो एवरेज है वो 1 से डिक्रीज़ हो गया ना, तो इन दोनों का माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि डिक्रीज़ हो गया था, डिक्रीज़ बाय 1। अगर इंक्रीज़ बाय 1 होता यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस लगा देता, बट दोनों का एवरेज डिक्रीज़ बाय 1 हो रहा है, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा रहा हूँ। यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वही था इनिशियल एक्सपेंस, तो एक्स यहाँ से आपका 800 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक कोर्ट यार्ड इज़ 15 मीटर लॉन्ग, ऐसे क्वेश्चन बड़े बेसिक से करवाए हुए आपको। 15 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर वाइड है। कोर्ट यार्ड की बात करें, अगर ब्रिक्स वगैरह की बात करें, 3 ब्रिक्स वगैरह, इस ब्रिक्स की डायमेंशन दी हुई है, तो बताओ कितने ब्रिक्स चाहिए होंगे। ब्रिक्स सेंटीमीटर में है, हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 मीटर लेंथ है, 15 मीटर क्या बन जाएगा, 1500 बन जाएगा। क्लियर हो गया। अगर हम विड्थ की बात करें 10 मीटर है, तो कितना बन जाएगा, 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, 1000 हो जाएगा। अगर एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू विड्थ, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1500 इंटू 1000 डिवाइड बाई एक ब्रिक का एरिया कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10। इसको सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे 7500 आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट भी किया ना, हाँ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। फिर से एवरेज एज की बात करें, फादर मदर सन और डॉटर की एवरेज एज 16 ईयर्स दी हुई है। फादर जो 5 टाइम्स है सन के, अब यहाँ पे कैसे करना था, देखो इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ से ऐसे रख लेता हूँ इसको, ये ऐसे कर लेता हूँ इसको, ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक रहेगा ना, ये मूव हो नहीं रहा, ऐसे करता हूँ इसको, चलो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यार, एक तो ये बड़ा सा। एवरेज इज अ फादर मदर सन की और डॉटर की बात करें, एवरेज एज कितनी है, 16 ईयर्स। फिर से वही है, एवरेज को सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम की बात करें, सम किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर। इनका सम करूँगा किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज 16 है, ये कितने बंदे, 4 बंदे, 16 इंटू 4 करूँगा, वो क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। मैं सन की एज एक्स मान लेता हूँ, डॉटर की वाई मान लेता हूँ। एवरेज एज जो है फादर ये दिया हुआ, ठीक है। फादर इज़ 5 टाइम्स एज ओल्डर सन, फादर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, क्योंकि सन का 5 गुना है। और मदर की बात करें, वो 6 टाइम्स है डॉटर की, मदर 6y हो जाएगी, 5x प्लस 6y प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 64 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, 6x प्लस 7y इक्वल टू 64, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर हो गया। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बनी है, हमारे पास कुछ याद नहीं मुझे, 5x प्लस 6y इक्वल टू 74, ये बन रही थी ना, 5x नहीं 6x बन रही थी शायद, 6x प्लस कितनी बन रही थी यहाँ पे, 5 टाइम्स ना 6x प्लस 7y, हाँ 6x प्लस 7y इक्वल्स टू 64, हमारे पास पहली इक्वेशन यहाँ पर ये वाली बन रही थी। आगे चलते हैं, सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या हमारे पास, आफ्टर 3 ईयर्स के बाद करेगा, मदर जो है थ्राइस हो जाएगी। मदर की बात करें, मदर अभी प्रेजेंट में क्या है, 6y है ना, मदर 6x प्लस 7y, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर्स मदर्स विल बी, फादर इज 5 टाइम्स एज ओल्डर सन एंड मदर इज 6 टाइम्स एज ओल्ड एज, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 3 साल के बाद मदर जो थ्राइस हो जाएगी सन की। सन अगर x है तो 3 साल के बाद सन जो है x प्लस 3 हो जाएगा। मदर की बात करते हैं, मदर अभी प्रेजेंट में क्या थी, मदर पहले 6x थी, 6y थी ना, तो 6y मदर प्रेजेंट में थी, उसमें भी 3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। पहले हमने क्या किया, एक पहली इक्वेशन बना दी। अब वो 3 साल के बाद x जो सन है वो x प्लस 3 हो जाएगा, मदर इसकी 3 गुना हो जाएगी, तो मदर प्रेजेंट में 6y थी, वो 6y प्लस 3 हो जाएगी, ये शो 3/1 के बराबर हो जाएगी। इसको भी जब सॉल्व करोगे, यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगी, जब यहाँ से भी इक्वेशन बन जाएगी एक, जैसी इक्वेशन ये बनी है वैसी इक्वेशन यहाँ पर भी बनेगी। इन दोनों को सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, या सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, जो भी करो, आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी, x की वैल्यू भी मिल जाएगी। x की वैल्यू यहाँ से आपको मिलती है, मैं बता रहा हूँ, x की वैल्यू आपको 6 मिलती है। जब आपको x 6 मिल जाएगा ना, तो आपको पता है स्टार्टिंग में 5x था, है ना, 5 गुना था बेटे का। अगर x 6 है तो फादर क्या हो जाएगा, 5 × 6 30 आ जाएगा, और 30 आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल, एक सर्कल है, उसके सेक्टर की बात करें, उसका पेरीमीटर कितना दियो, 5.7, रेडियस दियो 5.7 सेंटीमीटर, रेडियस 5.7 है, और पेरीमीटर कितना दियो 27.2। इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। पेरीमीटर सभी का सम होता है ना, मतलब OA प्लस AB प्लस OB, इन तीनों को ऐड करोगे, मतलब कि ये 5.7 प्लस 5.7 प्लस नीचे AB इस तरह से आ रहा था, इनको ऐड करोगे तो 27.2 आ जाएगा। यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फिर से डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, जैसे डायग्राम बनाता हूँ, इस तरह से था ना, ये AB के लिए आपने निकाल दिया, अभी मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, और ये आपको पता है 5.7 है, तो एरिया कैसे निकालोगे सेक्टर का, 1/2 इंटू ये जो AB की लेंथ होगी जो भी आई होगी इंटू 5.7, आपको पता है, इन सभी को सॉल्व करोगे तो आपको पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो 45.03, ऑप्शन नंबर ए आता है, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पर क्या कहा गया, एक एलॉय है, कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 15 था ना, एक सेकंड रुक जाओ, 5 ये हो गया,
ठीक है, यहाँ पर एक एलॉय है, उसमें कॉपर और जिंक की रेशो दी हो 9:4। एक एलॉय है, उसमें कॉपर और जिंक की रेशो दी है, कॉपर और जिंक की रेशो दी हो 9:4 की रेशो दी हुई है। अगर कॉपर जो 24 kg है, उसमें कॉपर 24 kg है, तो बताओ जिंक कितना है। आपको पता है 9:24 के बराबर है, तो 1:24/9 के बराबर हो जाएगी। जब 1:24/9 के बराबर है तो 4 किसके बराबर हो जाएगी, 24/9 × 4। इसको सॉल्व करके तो जो आंसर आपके पास 10.67 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मशीन्स की बात करें, ए और बी की बात करें, वो प्रोड्यूस करती हैं 8000 क्लिप इन 4 आवर्स और 5 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मशीन ए जो है, अगर हम बात करें वो कितने क्लिप प्रोड्यूस करती है, 8000 क्लिप 4 घंटे में। और मशीन बी की बात करें 8000 क्लिप प्रोड्यूस करती है 5 घंटे में। इसका मतलब वर्क डन बाय ए, जो वर्क ए करेगा वो कितना करेगा, 8000 डिवाइड बाय 4, मतलब कि 2000 क्लिप निकालेगा पर यूनिट टाइम। 1 घंटे में 2000 क्लिप निकालेगा। अगर बी की बात करें, वो 8000 डिवाइड बाय 5, मतलब 1333.33 कुछ करके करेगा। मतलब 1 घंटे में हमें पता लग गया मशीन ए कितने क्लिप प्रोड्यूस कर रही है, 2000, और मशीन बी कितने क्लिप प्रोड्यूस कर रही है, 1333.3 क्लिप पर आवर। ये दोनों का ए और बी का काम आ गया। इफ़ दे वर्क अल्टरनेटली फॉर 1 आवर, अगर वो अल्टरनेट वे पे काम करते हैं 1 घंटे के लिए और बी पहले काम करना स्टार्ट करता है, बताओ कितने घंटे में 8000 क्लिप जो प्रोड्यूस होंगी। अगर देखो दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं एक साथ, अल्टरनेट वे पे नहीं, अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते तो 1 घंटे में कितना काम कर लेते हैं, 3333.33 क्लिप्स 1 घंटे में प्रोड्यूस करते हैं। बट वो अल्टरनेट काम करते हैं ना, पहले ये करेगा, पहले बी करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। इसका मतलब ये एक साथ करे तो ऐसा काम करें, बट ये अलग अलग करे डबल काम पड़ जाएगा ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6666.66। एक मिनट रुक जाओ यार, 6666.66 इस तरह का काम पड़ जाएगा इनका 2 घंटे में। ये काम कितना करेंगे, 2 घंटे में। अब जो बाकी रिमेनिंग काम है, 8000 टोटल काम था ना, 8000 काम करना था, इतना काम कर लिया। जो बाकी बचेगा 1333 करके कुछ बचेगा काम। अब वो स्टार्ट करके पहले बी काम करेगा, यानी कि वो बी काम खत्म कर देगा। 2 घंटे पहले लग रहे थे और 1 घंटा बी ने और लगाया, टोटल 3 घंटे में सारा काम खत्म हो जाएगा। कहाँ गया ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर इसका रहेगा 3 घंटे। एक सेकंड रुक, मैंने क्या मिस्टेक करी है क्या, एक सेकंड रुक, जब इसको वेरीफाई करना है, एक बार मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई कर लेना। ये क्वेश्चन मुझे अभी फिलहाल तो क्लियर नहीं रहा मैंने कैसे सॉल्व किया था इसको। इस तरीके से इसको वैसे क्वेश्चन को करना है, अगर आप भी अपने एंड पे ट्राई करो और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट इसका आंसर बताना, इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसको इस तरीके से किया था मैंने कि 8000 क्लिप जो थे वो 4 घंटे में अगर करेगा तो वो 2000 क्लिप 1 दिन में प्रोड्यूस करेगा। ए की बात करेंगे और बी की बात करेंगे, वो 1 दिन में 1333.33 क्लिप प्रोड्यूस करेगा। अगर दोनों मिलकर करते तो 333 करके कुछ क्लिप इन्होंने 1 दिन में प्रोड्यूस करने थे, बट ये अल्टरनेट पे करते हैं तो इसका मतलब ये जो 1 घंटे में ये काम करे थे वो 2 घंटे का काम बन जाएगा और रेस्ट काम बी करेगा। मुझे इसका आंसर 5 आना चाहिए। एक बार किसी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा तो वो वेरीफाई कर लें इसका आंसर क्या 5 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो जिसने भी किया उसको एक बार कमेंट सेक्शन में ट्राई करके बता देना। बाकी नहीं होगा तो मैं खुद ही वीडियो बनाने के बाद अपलोड करने के बाद एक बार उसको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकता है, मैं को सोल्यूशन पूरा लिख के बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, हमें पूछा गया है HCF आपको बताना है। HCF ऑफ द लार्जेस्ट 1 डिजिट ऑड नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 1 डिजिट लार्जेस्ट ऑड नंबर वो कौन सा जाएगा, वो 9 हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा जाएगा, 2 हो जाएगा। इनका HCF निकालना था। यहाँ पे इनका HCF निकालो कितना आ जाएगा, डिफरेंस 7 आ रहा है तो 7 के टेबल में आता नहीं, इसका मतलब 1 इसका HCF आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 10%, अगर कोई फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर को आप इंक्रीज करें तो 1% से, और कहा गया है उसके डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर तो 20% से, तो बताओ फ्रैक्शन जो है वो 55/48 बन जाएगी। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होती है, अब इसके 2 तरीके होते हैं करने के। एक होता है कि आप 10% को 10/100 कर लो तो 10/100 कर लो तो 1/10 करो, ये ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी, इसमें ये ऐड कर लोगे। वैसे भी कर सकते हो अगर वो तरीका आता है। अगर वो नहीं है तो सिंपल एक्चुअल तरीके से कैसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो कि मान लो न्यूमरेटर पहले x था, न्यूमरेटर क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज बाय 10% हो रहा है ना। 10% का मतलब क्या, 10/100 ऑफ x है ना, ये जो कट जाएगा तो 0.1 बच जाएगा। x प्लस 0.1 ऑफ x आ गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, y डिनोमिनेटर मान लो वो डिक्रीज होता है 20% से, इसके बाद डिक्रीज हो रहा है माइनस कर लोगे 0.2 ऑफ y कर लोगे। ये फ्रैक्शन किसके बराबर बनती है, 55/48 के बराबर बनती है। यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो x/y आपके पास आ जाएगा 5/6, x/5 आपके पास 5/6 आ जाएगा, और वो किसके बराबर है 5/6 को किसके बराबर बोल सकते हो 25/30। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 14% एंड 23% लेस देन थर्ड नंबर। दो नंबर हैं वो कि 14% 23% लेस हैं किसी तीसरे नंबर से। सेकंड नंबर जो है अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, मानते हैं तीसरा नंबर 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो 86 हो जाएगा और थर्ड नंबर 77 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया, सेकंड नंबर जो है वो कितने परसेंट है थर्ड नंबर का, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, थर्ड परसेंट। सेकंड नंबर जो है द सेकंड नंबर इज अप्रॉक्सीमेटली वट परसेंट, एक सेकंड रुक जाओ फिर से स्टार्ट करते हैं। तीसरे नंबर में 100 मान लिया, सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड टू नंबर से सेकंड नंबर हमारे पास हो जाएगा 86, एक नंबर 86 हो जाएगा और एक नंबर हमारे पास 77 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे, द सेकंड नंबर इज अप्रॉक्सीमेटली वट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर जो है वो कितना परसेंट होगा फर्स्ट का, मतलब 77 डिवाइड बाई 88 इंटू 100 आपको ये सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। A is twice as fast as B in doing a job that can be completed in 24 days। A जो है डबल अच्छा है ना B से। अगर B एक दिन में 1 यूनिट का काम करता होगा, अगर B 1 यूनिट का काम करता हो तो A जो है वो 2 यूनिट का काम करता होगा। दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करेंगे तो 3 यूनिट का काम एक दिन में करेंगे। ये क्लियर हो गया। अगर 3 यूनिट का काम एक दिन में करते हैं, टोटल काम कितने दिन तक करते हैं, 24 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, तो टोटल काम कितना होगा, क्योंकि एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं, 24 दिन काम करें, टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम यहाँ पे 72 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है। अब मैं पूछा गया कि ए कितना टाइम लगाएगा, ए एक दिन में 2 यूनिट कर रहे हैं ना, तो 72 कर 72/2 कर लोगे, 2 3 6 2 6 36 डेज लगाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने पोल वगैरह रखवाया था उसे पार्टिसिपेट जरूर करें ताकि हम कट ऑफ वगैरह का एनालिसिस कर सकें कितना कट ऑफ रहने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।